وہ अचानक उड़ान भरता अंधेरे की चादर चीरता हुआ नमूदार हुआ और बहुत आहिस्तगी से छत की दीवार पर उतर गया। उधर वो छत पर उतरा और उधर छत के नीचे गहरी नींद सोती हुई सारा खौफजदा होकर जाग उठी। कमरे में तारीकी का राज था और हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। सारा ने घबराकर अपने दाएं जानब हाथ बढ़ाया और उसके हाथ ने किसी के वजूद को महसूस किया और वो बेइख्तियार उस वजूद से लिपट गई। सारम खुद भी यही चाहता था कि वो उसकी निगाहों की गिरफ्त में रहे। और फिर जल्दी वो वक्त आ गया कि अखबारात और टेलीविज़न पर भरपूर अंदाज में इश्तिहारी मुहिम शुरू हो गई और अब हर तरफ हर जगह सारम मुराद के चर्चे थे। एक दिन सारम जब दफ्तर में मौजूद था तो सारम मुराद का फ़ोन आया। सारम कहलो कहते ही उसकी शिकवा भरी आवाज़ सुनाई दी, भाई आपने तो मुझे किस अजाब में मुब्तला कर दिया। क्यों सारम मुराद, क्या हुआ? सारम ने पुरसकून लहजे में पूछा। जनाब, हर तरफ से फ़ोन चले आ रहे हैं कि कोई कह रहा है फ़िल्म में काम करेंगी, कोई कह रहा है ड्रामे में काम करेंगी और कोई किसी इश्तिहारी फ़िल्म की बात कर रहा है और मैं ये फजूल ऑफ़र सुनकर तंग आ गई हूँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, आप अपनी शोहरत को एंजॉय करें। सारम ने कहा, तौबा करें जनाब, इस शोहरत ने मेरे घर से निकलना अजाब बना दिया और अब एहसास होता है कि मुझसे गलती हो गई। और उसके लहजे में पछतावा था। आपसे गलती नहीं हुई, गलती मुझसे हुई है। सारम ने सिक्के का दूसरा रुख दिखाया। मैं समझी नहीं। सारा जैसे उलझ गई। देखे सारा साहबा, आपका तो मसला चंद दिनों का है। पब्लिसिटी कैंपेन ख़त्म होते ही लोग आपको भूल जाएंगे और आपका अजाब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरा अजाब तो कभी ख़त्म ना हो सकेगा। उसने मज़ीद उलझाया। आप किस अजाब में मुब्तला हो गए हैं? सारा मज़ीद ने हैरत से पूछा। फ़ोन पर नहीं बताया जा सकता, सारम ने हंसकर कहा। अच्छा फिर कहाँ बताएंगे? सारा ने पूछा। साहल समुंदर पर, सारम ने बेइख्तियार कहा। हाय नहीं, मैं तमाशा बन जाऊंगी। और क्या इसका आपको एहसास है? एक खुशी की लहर उसके अंदर दौड़ गई। उसने मिलने से इनकार ना किया था, ये उसके लिए बड़ी अहम बात थी। तब सारम ने फ़ौरन अपनी गलती का एतराफ़ किया। हाँ, बात तो आप ठीक कह रही हैं। मैं एक लम्हे को तो ये बात भूल गया था कि आपको देखकर वाकई लोग जमा हो जाएंगे। अच्छा चले फिर किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं और मुझे अपने डैडी से इजाज़त लेना होगी। मैं अपने डैडी से कोई बात नहीं छुपाती। ठीक है, आप पूछ लें और मेरा ख्याल है कि वो इनकार ना करेंगे। सारम ने अपना ख्याल ज़ाहिर किया। चलें भाई, फिर उनसे बात करके आपको बताऊंगी, सारा ने कहा। और फिर अचानक जहन में उसके ख्याल आया और फ़ौरन बोली, सारम साहब, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने बाबा को लेकर हमारे यहाँ आ जाएं। सारा साहबा, अभी इसका वक्त नहीं आया, सारम ने बड़े मैनीखेज लहजे में कहा। और इसके लहजे से वह फ़ौरन समझ गई कि सारम क्या कहना चाह रहा है और वह चिढ़ कर बोली, अच्छा ज़्यादा बदतमीज़ी ना करें। और मैंने तो कोई बदतमीज़ी नहीं की, आपकी बात का जवाब दिया है। और उसके लहजे में शोखी थी। मैं सब्र समझती हूँ, काश आप इतने समझदार होती। सारम ने भरपूर अपना लहजा मैनीखेज बनाया। अच्छा चले समझाएं, क्या समझाना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि जिस तरह मेरे बाबा और आपके दोस्त डैडी हैं, आपके डैडी दोस्त हैं, क्या हम एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते? सारम ने तजवीज़ पेश की। सिर्फ दोस्त? और सारा ने यह बात बड़ी सादगी से कही, लेकिन इन दो लफ्ज़ों में एक जहां आबाद था। और मज़े की बात ये कि इतना कह कर वो रुकी नहीं और फ़ौरन सिलसिला मुंतके कर गई। अगरचे सारा बात अधूरी छोड़ गई थी, लेकिन इस अधूरी बात में इतने शेर थे कि आदमी सोचने बैठे तो सोचता ही चला जाए। और जो बात सारम कहना चाहता था वो कह ना सका था और वो बात ना कहते हुए भी कह गई। और फिर मुलाकातें होने लगी और बातें होने लगी। दिल में जो छुपा था वो अय्या होने लगा और गुफ्तगू में रंग घुलने लगे। जज्बे फूल बनकर खिलने लगे और आंखों में रंग भरने लगे। और जो दिल ना कह सका वो आंखें कह देती और जो आंखें ना कह पाती वो दिल कह देता। वक़्त करवट पर करवट ले रहा था और वक़्त की हर करवट दिल पर बनते नकूश गहरे करती चली गई। और वो मिलते तो दिलों को करार मिलता, जुदा होती तो दिलों का करार लुट जाता। अब ऐसा क्या हुआ कि बेकरार दिल हमेशा के लिए करार पा जाएं और वो सर जोड़कर सोचते। बस एक ही रास्ता था और वो एक ऐसे बंधन में बंध जाएं कि जुदाई का हमेशा के लिए मुंह काला हो जाए।
तब एक दिन आर्ट गैलरी में एक बड़ी पेंटिंग देखते देखते अचानक सारम ने सारा का नाजुक हाथ थाम लिया और उसे आर्ट गैलरी के बंद फिजा से बाहर खुली फजा में ले आया। और बाहर फूल खिले हुए थे और एक रंग भरी तितली फूलदार फूलों पर मंडला रही थी। सारा वो देखो, और मेरे जज्बात की तितली तुम्हारे गुल चेहरे पर किसी तरह निछावर हो रही है। और सारम ने जज्बाती लहजे में कहा, हाँ मैं देख रही हूँ। और सारा ने लब खोले, लेकिन मुझसे अब नहीं देखा जाता। तुम कहो तो अपने बाबा को तुम्हारे डैडी के पास भेज दूं कि वो तुम्हें मेरे लिए मांग लें। और सारम ने बिल आखिर वो बात कह दी जिसे कहने के लिए वो कई दिन से बेकरार था। हाँ सारम ज़रूर, लेकिन ये बात अपने जहन में रखना कि मैंने MA मुकम्मल करना है। और सारा ने आइंदा की पेशबंदी की। वो कोई मसला नहीं, MA अपने बाप के घर ना सही, मेरे बाप के घर में रहकर का लेना। सारम ने हंसकर कहा, वादा करो। सारा ने हाथ फैलाया, पक्का वादा। और सारम ने उसके हाथ पर हाथ मारा। चलो फिर भेजो अपने बाप को, सारा ने खुश होकर कहा। और सारम दबे पांव अपने बाबा के कमरे में दाखिल हुआ। आज़म अली सुकून से पांव फैलाए कोई किताब पढ़ रहे थे। सारम आहिस्तगी से बेड पर बैठकर उनके पांव दबाने लगा और आज़म अली ने किताब अपने चेहरे से सामने से हटाकर सारम को घूर कर देखा। आज क्या सीन पाठ है बाबा? बस ऐसे ही जी चाह रहा था कि आपके पांव दबाऊं। सारम ने बड़ी मासूमियत से कहा, बगैर किसी गरज के मेरा बेटा खिदमत करने को तैयार हो गया। यार यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर लेना बाबा, आपका जो तो जवाब ही नहीं है बाबा। खिदमत भी और साथ में तारीफ भी। नहीं बेटा, मैं यकीन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। 100% दाल में काला है। बोलो क्या मसला है? और आज़म अली ने किताब एक तरफ रख दी। अच्छा बाबा, आप इसरार कर रहे हैं तो बताए देता हूँ। वैसे कोई मसला था नहीं। जी मेरे बेहद बेइसरार पर बताएं आप। और आज़म अली ने अपने दोनों बाहों सकेड़ लिए। बाबा बात यह है। और सारम उनके नज़दीक बैठता हुआ बोला, जी फरमाएं मेरे बेहद इसरार पर। बाबा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारा को अपनी बहू बना लें? हाँ क्यों नहीं, और सारा मुझे बेहद पसंद है और वह तुम्हारे साथ खूब सजेगी। लेकिन आज़म इतना कहकर खामोश हो गया। लेकिन क्या बाबा? और सारम ने पुरतवीश लहजे में पूछा, बात पूरी करें। मैं ये रिश्ता मांगने मुराद अली खान के दर पर नहीं जाऊंगा, आज़म अली ने फैसला कुन अंदाज में कहा। और सारम अपने बाप का फैसला सुनकर सकते में आ गया। उसके बाबा ने बात ही कुछ ऐसी कही थी और सारम को अपने बाप से ऐसी गैर मतवक्का फैसले की हरगिज़ उम्मीद न थी। वो आज़म अली का इकलौता बेटा था और उनकी आंख का तारा था। वो अपने बाप को बाप से ज़्यादा अपना दोस्त समझता था और आज़म अली भी उसके साथ दोस्तों जैसा ही बर्ताव करते। और सारम हर बात पूरी बेतकल्फ़ी से उनसे कर लिया करता था और ये बात भी उसने पूरे मान से की थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि वह बिला हीलो हिज्जत सारा के बाप से रिश्ता मांगने चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने तो उसके अरमानों पर औस डाल दी। आखिर क्यों बाबा? सारम सख्ती से निकला तो पहला सवाल उसकी ज़बान पर आया, बेटा तुम उसे नहीं जानते, वो ये रिश्ता कबूल ना करेगा। आज़म अली ने साफ गोई से काम लिया। वो क्यों बाबा? सारम हैरान था। आप जानते हैं कि ये सारा और मेरा मुश्तरका फ़ैसला है और आपको भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। नहीं, मुझे हरगिज़ इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। सारा को मैं पसंद करता हूँ और वो वाकई बहुत प्यारी लड़की है। लेकिन बेटा यहाँ मामला हमारी पसंद का नहीं, मुराद अली खान की पसंद का है। आपके ख्याल में उन्हें क्यों एतराज़ होगा? सारम ने पूछा। और वो आखिर आपके दोस्त हैं और आप एक दूसरे को तवील अरसे से जानते हैं। बेटा तुमने कभी किसी को कलफ लगे कपड़ों में देखा है? आज़म अली ने अजीब सवाल किया। जी देखा है, सारम ने फ़ौरन जवाब दिया। कलफ के कपड़ों में बंदा कैसा अकड़ अकड़ कर लगता है, बेशक अंदर से वो नरमो मुलायम हो। अच्छा बाबा, सारम की समझ में बात ना आई थी। फिर ये बेटा कि मुराद अली खान कपड़े ही के कलफ ज़दा नहीं पहनता, उसका दिल भी कलफ ज़दा है और उसके दिल पर तकब्बुर का कलफ जड़ा हुआ है। बेटा जिसके दिल पर तकब्बुर का कलफ चढ़ा हो वो हमारे तुम्हारे जैसे छोटे लोगों को क्या गर्दानेगा। और सारम आदमी को ऊंचा ज़रूर देखना चाहिए, लेकिन इतना ही ऊंचा कि उसका सर पर रखी हुई इज्जत की पगड़ी उसके कदमों में ना गिरे। और आज़म अली ने उसे अपने तौर पर समझाने की कोशिश की। सारम अपने बाप की बात समझ तो गया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये सुनते ही उसका दिल बेचैन हो गया और वह सारा से दस्तबरदार होना नहीं सकता था।
और सारा उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी और वो उसे छोड़कर तन्हा जीना नहीं चाहता था और वो अब उसके बगैर ही जी नहीं सकता था। बाबा, क्या हम इतने छोटे लोग हैं? सारम के लहजे में दुख था। हाँ, मुराद अली खान के नुक्ता नज़र से यकीनन छोटे, और हम मिडिल क्लास से हैं जबकि वो अपर क्लास शख्स है। आज़म अली ने बात खोल कर बयान की। लेकिन उनकी असल वो फुटपाथ, किताबों पर प्लेट रखकर खाना खाना। और सारम ने याद दिलाया, अपने असल को कितने लोग याद रखते हैं बेटा? पैसा आते ही अपने माजी को हरफे गलत की तरह मिटा देते हैं। अपना माजी याद रखने के लिए बड़ी आला ज़र्फ़ी की ज़रूरत होती है, और तुम जानते हो कि दौलत और आला ज़र्फ़ी दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। आज़म अली ने कहा, बाबा, मेरा दिल जाने बार बार क्यों कह रहा है कि वो आपकी बात फ़ौरन मान लेंगे, और आखिर उन्होंने आपके कहने पर सारा को मारने की इजाज़त भी दे दी थी। सारा ने पुरउम्मीद लहजे में कहा, सारा, मारने की इजाज़त देना और अपनी बेटी को किसी के निकाह में देना दो मुख्तलिफ बातें हैं। दोस्ती के लिहाज में वो इतना तो मान गया, लेकिन अब वो किसी तरह भी दोस्ती का लिहाज ना करेगा। आज़म अली ने साफ कहा, और मुझे आपसे इख्तलाफ है बाबा। सारम किसी तौर पर मानने के लिए तैयार ना था। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बिल आखिर आज़म अली ने पूछा। आप उनसे एक बार मिल लें, क्या पता ऐसा ना हो जैसा आप सोच रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ ताकि तुम्हारे दिल में कोई हसरत बाकी ना रहे। और आज़म अली ने फीकी हंसी के साथ कहा, बाबा, यू आर ग्रेट। और सारम की खुशी काबिले दी थी। मुराद अली खान दफ्तर में मौजूद था और उसके खास फ़ोन की घंटी बजी और उसका फ़ोन नंबर चंद मखसूस लोगों के पास था। मुराद अली खान को मोबाइल फ़ोन रखना पसंद ना था और वह अपने सारे फ़ोन अपने पर्सनल सेक्रेटरी के ज़रिए वसूल करता था, और उसकी पर्सनल सेक्रेटरी जानती थी कि किस से उसकी बात करवानी है और किस से नहीं। बस ये डायरेक्ट फ़ोन था जो ख़ास प्राइवेट था, और उसका नंबर सारा के पास भी था, और ये नंबर सारा ने सारम को दिया था ताकि आज़म अली आसानी से उनके बाप से रब्ता कर सके। फ़ोन की CLI पर अजनबी नंबर देखकर मुराद अली खान कुछ उलझन का शिकार हुआ, और फिर किसी ख्याल के तहत उसने रिसीवर उठाया। यस, मैं आज़म बात कर रहा हूँ, आज़म अली ने पुरशौक लहजे में बताया। अच्छा, हाँ आज़म, सुनाओ क्या हाल है? वो परेशान तो हुआ कि आज़म के हाथ उसका नंबर किस तरह आया, लेकिन उसने ज़ाहिर ना किया। मैं ठीक हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। कुछ वक्त मिल जाएगा? आज़म अली ने पूछा। अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ, शाम को 5 बजे आ जाना, मुराद अली खान ने सपाट लहजे में जवाब दिया। और मुराद अली खान के बताए वक्त पर आज़म अली उसके दफ्तर पहुंच गया, और पर्सनल सेक्रेटरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूछा, जी सर, मुराद साहब से मिलना था। वो बोला, जी वो तो इस वक्त बड़ी बिजी हैं, क्या मुलाकात का वक्त लिया है आपने? सेक्रेटरी ने पूछा। हाँ, उन्होंने मुझे 5 बजे बुलाया था और मेरा नाम आज़म अली है। अच्छा ठीक है, आप तशरीफ़ रखिए, मैं उन्हें इतला देती हूँ, सेक्रेटरी ने कहा। जी बेहतर। और आज़म अली सामने पड़े सोफे पर बैठ गया। पर्सनल सेक्रेटरी कुछ देर के बाद एक फ़ाइल उठाकर सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई, और 5 मिनट के बाद वह वापस आई और उसके हाथ में कुछ कागजात थे, और उसने कागजात टेबल पर रखकर आज़म अली की तरफ देखा और बोली, सर आपको अभी बुलाते हैं। ठीक है। और आज़म अली पाँव फैलाकर आराम से बैठ गया। ये अभी कोई आधे घंटे तक चली, और एक आदमी अंदर से निकला और अपनी टाई दुरुस्त करता हुआ बिल बाहर निकल गया, और उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजी। पर्सनल सेक्रेटरी ने फ़ोन उठाया और कहा, जी सर, और फिर उसने रिसीवर रखकर आज़म अली की तरफ देखा और बोली, जाइए सर, बास आपको बुला रहे हैं। आज़म अली सोफे से उठकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, और आज़म के लिए ये कमरा नया ना था। वो इससे पहले सारा के लिए आ चुका था, और अजब इत्तेफाक कि वो अब भी सारा के लिए ही आया था। पहले जब आया था तो उसके ज़हन पर कोई दबाव ना था, जबकि इस वक्त वो नर्वस सा था। और पहले वो जब आया था तो मुराद अली खान उसको देखते ही खड़ा हो गया था और अपने कमरे में पड़े कीमती सोफे पर उसे बैठने का इशारा किया, और ख़ुद भी साथ बैठ गया। लेकिन आज तो मुराद अली खान ने खड़े होने की जहमत तक गवारा ना की, और बैठे बैठे हाथ बढ़ा दिया और उसे अपनी शानदार मेज़ के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। और आज़म अली ने सोचा कि कदर खो देता है रोज़ रोज़ का आना जाना।
हाँ भाई आज़म कैसे हो? मुराद अली खान ने कारोबारी लहजे में पूछा। क्या पियोगे? कुछ नहीं जनाब, आपसे मुलाकात हो गई, यही मेरे लिए काफ़ी है। और आज़म अली तंजिया लहजे में बोला, यार माफ़ करना, तुम्हें मेरे इंतज़ार में बैठना पड़ा। और मुराद अली खान को उसके लहजे में शिकायत महसूस हुई तो उसने वजाहत ज़रूरी समझी। एक अहम मसला है। कोई बात नहीं, मुझे आपकी मसरूफियत का अंदाज़ा है और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आजकल तुम किस टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे हो? और मुझे याद पड़ता है कि पिछली मुलाकात में तुमने बताया तो था, पर मेरे जहन से निकल गया। हालांकि उसे अच्छी तरह याद था कि वह किससे मिलकर काम करता है। मैं गुलिस्तान टेक्सटाइल मिल में काम कर रहा हूँ, आज़म अली ने बताया। और ये मिल मैंने ख़रीद ली है और कल ही इसका सौदा हुआ है। और ये जो बंदा अभी मेरे पास से गया उसी सिलसिले में मुझसे बात करने आया था। और मुराद अली खान के लहजे में फ़ख्र था। मुबारक हो। आज़म अली ने उसे पूरे खलूस से मुबारकबाद तो दी, लेकिन ये सुनकर मुराद अली खान अब उसका बास हो गया है, वो अंदर ही अंदर छोटा हो गया। और शायद मुराद अली खान का मकसद भी यही था। हाँ जी खैर मुबारक, वो इस तरह बोला जैसे ये कोई ख़ास बात ना हो और रोज़ का मामूल हो। चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद उसने फिर पूछा, हाँ आज़म तुमने बताया नहीं, क्या पियोगे? कुछ नहीं, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। अपनी बात कहूँगा और चला जाऊँगा। कोई बहुत ख़ास बात है क्या? मुराद अली खान ने पूछा। हाँ बहुत ख़ास, कम से कम मेरे लिए तो बहुत अहम है। फिर कहो। और मुराद अली खान चाहता था कि वह जल्दी से अपनी बात कहे और चला जाए। मुराद खान, मैं अपने बेटे सारन के लिए आपसे बात करने आया था। आज़म अली ने बात शुरू की। हाँ कहो, कोई नौकरी वोकरी का मसला है? और वो मोहसिन नगमी की एडवर्टाइजिंग एजेंसी में है ना? हाँ, आज़म अली ने मुख्तसरन जवाब दिया। क्या है वहाँ? और मुराद अली खान ने पूछा। वो कॉपी राइटर है, वहाँ से छोड़ना चाहता है क्या? मुराद अली खान ने पूछा। नहीं, वहाँ वो बहुत मुतमिन है। फिर क्या मसला है? और मुराद अली खान ने अपनी कलाई पर बंदी बेहद कीमती घड़ी पर नज़र डालते हुए पूछा। अब गुफ्तगू खटन मरहले में दाखिल हो गई थी और आज़म अली की समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात किन अल्फाज में कहे। और माहौल कुछ इस तरह का बन गया कि रिश्ते की बात करना रगबत दिखाई दे रहा था, लेकिन बात तो करना थी और अपने बेटे का रिश्ता तो मांगना था। वो अपने बेटे की मोहब्बत से मजबूर था और औलाद को शायद इसीलिए आजमाइश कहा गया है। और फिर उसने हिम्मत की, अपनी मुंतशिर सोच को यकजा किया और चेहरे पर मुस्कुराहट लाया और यूं गोया हुआ, मुराद खान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे दरमियान दोस्ती के अलावा कोई और भी रिश्ता कायम हो जाए? कोई और रिश्ता? और मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। वो कुछ हैरान सा हुआ या हैरान होने की अदाकारी की। बात दरअसल ये है कि मुझे तुम्हारी बेटी सारा बहुत पसंद है और मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। और आज़म अली ने बिल आखिर वो कह दिया जिसके लिए वो यहाँ आया था, और अब भी जो भी जवाब मिले। ओह, मुराद अली खान ने कुछ इस तरह खींच कर कहा कि उसके लहजे का तंज फ़ौरन अय्यां हो गया। क्या मैंने कोई नाजीबा बात कह दी? आज़म अली उसके चेहरे की तरफ देखा और जहाँ नागवारी थी। हाँ यकीनन, इस तरह की बात कहने से पहले तुम्हें 100 मरतबा सोचना चाहिए था। तुम्हें ये देखना चाहिए था कि तुम कहाँ बैठे हो और किससे ये बात कह रहे हो। और मुराद अली खान की अब गर्दन अकड़ चुकी थी। मुराद खान, मैंने बहुत सोच समझ कर ये बात कही है। क्या तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? बुरी नहीं, बहुत बुरी। और उसने गोया आज़म अली का दिल चीर डाला। आखिर क्यों? मेरे बेटे में क्या बुराई है? आज़म अली ने एहतजाजन कहा। मैं बताता हूँ बुराई। तुम्हारे बेटे को जो तनख्वाह मिलती है उससे कहीं ज़्यादा मेरी बेटी का जेब खर्च है। और देखो आज़म, बुरा ना मानना, तुम्हारे और मेरे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अब तो मैंने वो टेक्सटाइल मिल भी ख़रीद ली जहाँ तुम एक डिज़ाइनर की हैसियत से मुलाज़म हो। और सारा मेरी अकलौती बेटी है और मैं उसका रिश्ता ऐसी जगह करूँगा जहाँ वो अपने शोहर और ससुर के बारे में बताते हुए किसी शर्मिंदगी का शिकार ना हो। कॉपी राइटर शोहर और एक डिज़ाइनर ससुर उसे मुआशरे में क्या मकाम दे सकते हैं? नहीं आज़म अली, मैं इस रिश्ते को रिफ्यूज करता हूँ और आइंदा इस सिलसिले में मेरे पास मत आना, ना तुम और ना तुम्हारा बेटा। खुदा हाफिज़। और ये कहकर वो उठा और मलहका वाशरूम में दाखिल हो गया। और फिर उसने वाशरूम का दरवाज़ा इतने ज़ोर से बंद किया कि आज़म अली को यूं महसूस हुआ कि जैसे उसने उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा हो। वो जैसे सुन होकर रह गया और एकदम खाली जहन। चंद लम्हों तक उसे यही पता न चला कि वो कहाँ बैठा है और यहाँ क्या करने आया था। और मुराद अली खान के रवैये ने उसे हिला दिया और उसे ज़ख्मी कर दिया था। और फिर उसने खुद को संभाला और वाशरूम के बंद दरवाजे को नफरत भरी निगाह से देखा और तेज़ तेज़ चलता हुआ उस कमरे से निकल आया।
سارم آج جلدی دفتر سے اٹھ آیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اعظم مراد ملاقات 5 بجے طے ہے اور اس طرح وہ 2-2.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جائیں گے۔ بلکہ اسے تو پوری امید تھی کہ دفتر سے ہی اعظم علی کا خوشیوں بھرا فون آ جائے گا، اور سارا گھڑی گھڑی سے فون کر رہی تھی، ہاں کیا ہوا، بابا آئے؟ ان کا کوئی فون آیا؟ اور سارم بار بار سے یہی جواب دے رہا تھا، ابھی بابا نہیں آئے اور کوئی فون بھی نہیں آیا۔ ہائے بہت دیر ہو گئی، وہ پریشان ہو کر کہتی۔ ہاں دیر تو ہو گئی، سارا دعا کرو، اور وہ بھی بے چین ہو کر کہتا، کر رہی ہوں، دل سے دعا کر رہی ہوں، بس سمجھو خوشخبری آیا ہی چاہتی ہے۔ اور جب اعظم علی گھر میں داخل ہوا تو اس کی حالت دیکھ کر سارم کے چھکے چھوٹ گئے، اور اعظم علی بمشکل الاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے تک آیا اور اس پر کسی دیوار کی طرح گرا۔ بابا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جلدی سے ٹھنڈا پانی لے آیا۔ اعظم علی نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور 2 گھونٹ پانی پی کر سارم کی طرف دیکھا۔ سارم اپنے باپ کی ویران آنکھیں دیکھ کر ڈر گیا، اور اس کی آنکھوں میں ویرانی سی ویرانی تھی، اور ایسی ویرانی اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس وقت بھی نہیں جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا، حالانکہ وہ اس کی باپ کی چہیتی بیوی تھی۔ اور سارم نے اپنے باپ کے ہاتھ سے گلاس لے کر میز پر رکھا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بابا بتائیں نا آپ کو کیا ہوا ہے؟ بس اسی وقت اعظم علی کا جی امڑا اور بے اختیار اس کا دل بھر آیا، اور اس نے بہت کوشش کی کہ اپنے آنسوؤں پر صبر کا بند باندھ لے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا، اور اس کا جسم کانپ اٹھا اور آنکھوں سے چشمہ رواں ہو گیا۔ نہیں بابا، اور سارم نے فوراً صوفے پر بیٹھ کر اپنے باپ کو باہوں میں بھر لیا۔ بابا روئیں مت، مجھے بتائیں سارا کہ باپ نے آپ سے کیا کہا؟ اور اعظم علی نے کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ اپنے بیٹے کی باہوں میں غروب ہوا روتا رہا، اور سارم نے اسے رونے دیا تاکہ دل ہلکا ہو جائے۔ اور کچھ دیر بعد دل میں بھرلاوا بہہ گیا تو اعظم علی کے حواس بحال ہوئے، اور سارم نے اسے دوبارہ پانی پلایا اور خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھتا رہا۔ بیٹا اس نے میری بہت توہین کی ہے، اور اس قدر آج تک کسی نے نہیں کی، اور اعظم علی نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، اور اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ سوری بابا، میں بہت شرمندہ ہوں کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ اور سارم نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، نہیں بیٹے، یہ تقدیر کا لکھا ہے، اس میں کیا دوش؟ اور اعظم علی نے اپنے بیٹے کو شرمندگی سے بچانے کی کوشش کی۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، اداس آنکھوں سے سارم کو دیکھتا رہا، اور پھر اس نے ٹھہر ٹھہر کر بولنا شروع کیا۔ سارم، اس نے میری مل بھی خرید لی ہے، اور جہاں میں کام کرتا ہوں، اور میں ایک معمولی ڈیزائنر اب اس کا نوکر ہی ہو گیا، اور تم ایک کاپی رائٹر، تمہاری تنخواہ میں تو سارا کا جیب خرچ بھی پورا نہیں ہوگا، اور پھر وہ تمہاری بیوی اور میری بہو بن کر معاشرے میں کیا منہ دکھائے گی؟ ہم کے ٹھہرے کم ترین۔ اور چند لمحے بعد وہ پھر ٹھہرا، اور اب اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری۔ گدھے کا بچہ، اور وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ شاید وہ بھول گیا کہ وہ کس باپ کی اولاد ہے، اور اس دن میں نے تمہیں اس کے بارے میں بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ آج بتاتا ہوں کہ وہ کل خود کیا تھا اور اس کا باپ کیا تھا۔ سنو بیٹا، آج کا ارب پتی ایک کلفی والے کی اولاد ہے، اور اس کا باپ ہمارے محلے میں کلفی کا ٹھیلا لگاتا تھا، اور وہ ایک ان پڑھ شخص تھا، لیکن اس نے مراد کو اسکول میں داخل کروایا، اور میٹرک تک ہم دونوں نے ایک اسکول میں تعلیم پائی۔ اسکول سے آ کر مراد اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا اور گاہکوں کو نمٹاتا۔ وقت ہوتا تو وہی کتاب کھول کر بیٹھ جاتا، اور میں بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ ہم دونوں مل کر پڑھتے، اور یہ بڑا خوش مزاج لڑکا تھا، اور میری اس سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور میں نے اس کو کبھی چھوٹا یا حقیر نہ جانا، جبکہ میرے والد یعنی تمہارے دادا پراپرٹی ڈیلر تھے، اور ہمارے کئی فلیٹ تھے۔ ہم ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ مراد ایک کمرے کے چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا، اور وہ گھر بھی کرائے کا تھا، اور تھا یہ بڑا تیز، کچھ نہ کچھ کرنے کے چکر میں رہتا۔ اور تب اس نے پرانے رسالوں کا کاروبار شروع کیا، اور یہ گھروں سے پرانے رسالے ردی کے بھاؤ خریدتا، اور ان رسالوں کو فٹ پاتھ پر سجا کر بیٹھ جاتا۔ میٹرک پاس کر کے ہم دونوں نے کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن وہ اس سے زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکا، اور پڑھائی کی طرف اس کی توجہ نہ دی تھی۔ اس کے علاوہ گھریلو مسائل کچھ ایسے تھے کہ وہ کالج چھوڑنے پر مجبور ہوا، اور اب اس نے ردی کے کام کو وسعت دی، اور رسالوں کے ساتھ اس نے پرانی کتابیں بھی رکھنا شروع کر دیں۔ اور میں کالج سے آ کر کبھی شام کو اور کبھی اتوار کو اس کے پاس چلا جاتا، اور دوپہر کا کھانا ہم اکٹھا کھاتے، اور پاس ہی ایک ہوٹل تھا، اور وہاں سے دال اور روٹیاں آ جاتی، اور کتابوں کے ڈھیر پر دال کی پلیٹ رکھ کر فٹ پاتھ پر آمنے سامنے بیٹھ جاتے، اور مزے سے دال روٹی کھاتے۔
ان دنوں وہ دبئی جانے کے چکر میں تھا اور کسی طرح اس نے ویزا خریدا اور دبئی نکل گیا، اور میں ایک اسکول آف آرٹ سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کا کورس کر کے گلستان مل میں لگ گیا، اور کئی سال کے بعد اچانک مراد سے صدر میں میری ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس نے دبئی سے آ کر عزیز آباد کے صنعتی علاقے میں ایک گتے کا کارخانہ لگا لیا۔ بس پھر وہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرنے لگا، اور گتے کے کارخانے سے ٹاول کی فیکٹری اور اس کے بعد ٹیکسٹائل ملیں، گارمنٹس کا کاروبار، ایک روزنامہ۔ میری اس سے ملاقاتیں جاری رہیں، لیکن جو وہ بڑا آدمی بنتا گیا اس میں تکبر آتا گیا اور میں اس سے دور ہوتا گیا۔ اور اعظم علی نے چند لمحے توقف کیا اور پھر بولا، میں جانتا تھا کہ وہ رشتہ کبھی قبول نہ کرے گا، لیکن تمہاری محبت نے مجھے اس کے پاس جانے پر مجبور کر دیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ اس قدر توہین آمیز سلوک کرے گا تو میں ہرگز اس کے پاس نہ جاتا۔ بیٹا وہ پیسے والا ضرور ہو گیا، لیکن ساتھ ہی اپنی اوقات بھول گیا، اور جو اپنا ماضی بھول جاتے ہیں وہ اسی طرح فرعون بن جاتے ہیں۔ اور اعظم علی نے اپنے دل کی بھڑاس نکال کر صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سارم کو سارا نے یہ تو نہ بتایا کہ اس کے دادا کلفی کا ٹھیلا لگاتے تھے، اور اس کے ڈیڈی کبھی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر پرانی کتابیں فروخت کرتے، اور وہ اعلیٰ ظرف باپ کا بیٹا تھا اور ایسی کم ظرفی کا ثبوت نہیں دے سکتا تھا۔ البتہ اس نے یہ ضرور بتا دیا کہ تمہارے ڈیڈی نے اس رشتے کو سختی سے مسترد کر دیا اور میرے باپ کی اس قدر توہین کی ہے کہ وہ میرے بازو میں بلک بلک کر روئے ہیں۔ سارا اس سلسلے کی تفصیل سن کر بہت شرمندہ ہوئی، اور اس نے کہا، سارا میں تمہارے بابا سے معافی مانگنے تمہارے گھر آؤں گی۔ سارم کو اس کی بات کی پسند نہ آئی، اس نے تنبیہ انداز میں کہا، نہیں صاحبہ، سارا میرے بابا ہرگز پسند نہ کریں گے کہ تم ان سے معافی مانگنے آؤ، اور اس میں تمہارا کیا قصور، اور جو کیا تمہارے باپ نے کیا اور تم ان کے کسی فعل کی ذمہ دار نہیں۔ اب میں کیا کروں سارم، وہ بے بسی سے بولی، یہ سوچنا ہوگا، اور سارم نے راہ دکھائی۔ سارم ایک بات یاد رکھنا، سدا میرے رہنا اور مجھے بھولنا مت، مجھے چھوڑنا مت۔ اور کیسی باتیں کرتی ہو سارا، تم تو میرے وجود کا حصہ ہو، اور میں تمہیں کیسے چھوڑوں گا، میں تمہیں کیسے بھولوں گا، لیکن تمہارے ڈیڈی۔ اور اس نے قصداً جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تم پریشان مت ہو، میں ڈیڈی سے خود بات کروں گی۔ اور پھر اس نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، اور اس نے اپنے ڈیڈی سے بات کی اور صاف صاف انہیں بتا دیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ سکتی ہے، لیکن سارم کو نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر تم گھر چھوڑ دو، اور مراد علی خان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جس کے سہارے تم گھر چھوڑنے پر تیار ہو گئی ہو وہ تمہیں سہارا بنا لے گا، اور وہ تمہیں شو پیس بنا کر رکھ دے گا، اور تم سے ماڈلنگ کرائے گا، اور تمہیں اداکارہ بنا دے گا۔ تم کماؤ گی اور وہ کھائے گا۔ اور یہ گھر چھوڑنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا، تم نے اگر سارم کے لیے اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا تو پھر کبھی اس گھر میں داخل نہ ہو سکو گی۔ اور یہ کوئی آسان فیصلہ نہ تھا، اور اس کا چھوٹا بھائی ظفر مراد اس کے ساتھ تھا۔ اگرچہ ابھی وہ طالب علم تھا اور وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ باجی جس میں تمہاری خوشی ہو وہ کام کرو، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور یہ سن کر اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگا لیا، اور گلے لگا کر دھاروں دھار روئی تھی۔ پھر جس شام سارا نے اپنا گھر چھوڑا اس کا دل ڈوب گیا، اور اس نے اپنے گھر کا چکر لگایا، ایک چیز کو غور سے دیکھا، اور جن کرسیوں پر وہ بیٹھتی تھی وہ وہاں بیٹھی، اور اپنے بیڈ روم کی ایک چیز کو چھو کر دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے کمرے کو وہ آخری بار دیکھ رہی ہے، اور اب وہ کبھی یہاں نہ آ سکے گی۔ مراد علی خان کے گھر پر موجود نہ تھا، اور اس نے اپنے باپ کے کمرے میں کچھ وقت گزارا، اور پھر آنسو پونچھتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل آئی۔ اس کے چھوٹے بھائی ظفر نے جب اسے خالی ہاتھ گھر سے نکلتے دیکھا تو بولا، باجی یہاں سے آپ جو چیز لے جانا چاہیں لے جائیں، خالی ہاتھ ہرگز نہ جائیں۔ نہیں ظفر، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور سارم نے مجھے سختی سے منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں 3 کپڑوں میں ان کے گھر آؤں، اور دیکھ لو ظفر، میں 3 کپڑوں میں ان کے گھر جا رہی ہوں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے اپنی بہن کا مان بڑھایا۔ اور اتنا کہہ کر سارا اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ باجی ٹھہرے، میں گاڑی نکالتا ہوں اور آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ کر آؤں گا۔ اور پھر ظفر اسے سارم کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ جس شام سارا نے اپنے گھر چھوڑا اسی شام اعظم علی نے ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا، اور پھر 1 ہفتے کے بعد بڑی دھوم دھام سے اپنے بیٹے کا ولیمہ کر دیا،
اور ولیمے میں میڈیا کے علاوہ شوبز کے لوگوں نے بھی شرکت کی اور وہ ایک حسین جوڑا تھا اور شادی کی تصویر ہر رسالے ہر اخبار میں چھپی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مراد علی خان کے اپنے اخبار میں بھی یہ تصویر شائع ہوئی۔ مراد علی خان نے اپنے اخبار میں ولیمے کی تصویر چھپی دیکھی تو تلملا کر رہ گیا۔ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے ایڈیٹر کو یہ ہدایت نہ کی تھی کہ وہ اس کی بیٹی کی تصویر نہ چھاپے۔ جب تصویر اخبار کے فوٹوگرافر نے ایڈیٹر کو دی تو اس نے اسے نمایاں انداز میں چھاپ دی۔ تصویر دیکھتے ہی مراد علی خان کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے فوراً ایڈیٹر سے جواب طلب کر لیا۔ اور ایڈیٹر کا اس میں کیا قصور تھا؟ وہ باپ بیٹی کے تعلقات سے قطعاً ناواقف تھا، اور وہ تصویر کو کس بنیاد پر روکتا کہ اس کے باوجود خاصی سرزنش کے بعد اس کی گلو خلاصی ہوئی۔ ایک ہفتے کے بعد ایک کوریئر سروس کے ذریعے مراد علی خان کو پھولوں کا گلدستہ اور ایک خوبصورت پیکٹ موصول ہوا، اور مراد علی خان نے گلدستے کو ایک طرف رکھ کر پیکٹ کھولا اور پیکٹ سے سارم اور سارا کا نکاح نامہ اور شادی کی ویڈیو کیسٹ برآمد ہوئی۔ مراد علی خان نے نکاح نامہ دیکھتے ہی اسے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا اور کیسٹ کی ٹیپ کاٹ کر اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور بڑی دیر تک غصے سے دانت پیستا رہا۔ جس دن اعظم علی کو یہ معلوم ہوا کہ مراد نے اس کی مل خرید لی ہے، اس نے دوسرے دن اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اور اعظم علی بہت اچھا ڈیزائنر تھا، اسے کوئی بھی ٹیکسٹائل مل اپنے یہاں ملازمت دے سکتی تھی، لیکن سارم نے باپ کو منع کر دیا، نہیں بابا، اب آپ نے ملازمت نہیں کرنی۔ تب اعظم علی اپنے بیٹے کی خواہش پر گھر بیٹھ گیا اور سارا اس کا بہت خیال رکھتی اور وہ اپنی اسی پیاری سی بہو کو دیکھ کر نہال ہوتا۔ اگر مراد علی خان خود اپنے ہاتھوں سے شادی کر دیتا تو ایسی قیامت آ جاتی۔ اس بات کا وہ اکثر تذکرہ کرتا اور اس کے دل میں یہ بات کسی تیر کی طرح پیوست ہو گئی تھی۔ سارم اور سارا دونوں ہی اسے سمجھاتے، بابا آپ بھول جائیں، اس قصے کو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور آپ کب تک یاد کریں گے؟ ہاں بیٹا میں سمجھتا ہوں، لیکن میرے دل سے یہ بات نہیں نکلتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ رشتہ مانگتے وقت مراد نے اعظم کی سخت توہین کی، لیکن اعظم پھر بھی یہ چاہتا تھا کہ مراد علی خان کسی طرح اس شادی میں شریک ہو جائے اور اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے رخصت کر دے۔ لیکن سارا اور سارم نے اسے اس کے پاس جانے سے سختی سے منع کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ مراد ہرگز شادی میں شریک نہیں ہوگا، بلکہ الٹی اس کی مزید توہین کرے گا۔ سارا اگرچہ اس گھر میں بہت خوش تھی، لیکن اعظم یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اندر سے کس قدر دکھی ہوگی، اور وہ سارا کے چہرے پر اس کا دکھ تلاش کرتا اور ناکام رہتا، اور وہ اسے ہر وقت ہنستی مسکراتی ہوئی نظر آئی، اور کبھی تنہائی میں روتی ہو تو اس کا اسے کبھی علم نہ ہو سکا۔ اعظم سارم کی شادی کے بعد مشکل سے سال بھر زندہ رہا، اور وہ اوپر سے اتنا ہی لکھا کر لایا تھا۔ جانے سے پہلے اس کے پاس جو جائیداد تھی وہ اس نے سارم کے بجائے اپنے بہو کے نام کر دی، اور اس طرح سارا 2 فلیٹوں اور اس گھر کی جس میں وہ قیام پذیر تھی مالک بن گئی۔ اے بھائی مالک مکان، ہم پر رحم کرنا، کہیں ہمیں گھر سے نہ نکال دینا، سارم نے اسے چھیڑا۔ سارم اسے چھیڑتا اور گھر میں رہنا ہے تو کرایہ دینا ہوگا۔ سارا نظریں ترچھی کر کے اکڑ کر کہتی، اوے شاباشے، اور سارم آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتا اور پھر اندر بیٹھے ہوئے اپنے باپ سے مخاطب ہوتا، بابا سارا اس مکان میں رہنے کا آپ سے کرایہ مانگ رہی ہے اور بنائے اسے مالک مکان۔ اور اندر سے آواز آتی، سارا ایسا خواب میں بھی نہیں کہہ سکتی۔ کیا بات ہے بھائی، بہو کا جادو تو سسر کے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اوے کیا پلا دیا تو نے میرے باپ کو، اور مجھے بھی تو پلا، سارم شریر لہجے میں کہتا۔ آپ کو پلانے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو بن پیے ہی ہمارے دیوانے ہیں۔ اور سارا اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتی، یار یہ محبت بھی کیا چیز ہے۔ اور سارم جیسے اپنے آپ سے کہتا، دنیا کی انمول شے، اور سارا بڑے یقین سے بولتی، ہاں سچ کہا تم نے، اور دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے پیسے سے سوائے محبت کے۔ اور سارم بے اختیار کہتا اور پھر پوچھتا، سارا ایک بات بتاؤ، تم خوش تو ہو نا؟ ہاں سارم، تمہیں شک کیوں ہے؟ اور میں بہت خوش ہوں، اور خیر سے اب تو میں 2 فلیٹوں اور اس مکان کی مالک بن گئی ہوں، اور تمہیں تو میں چٹکیوں میں بے دخل کر سکتی ہوں اس مکان سے۔ اور یہ کہہ کر وہ زبان نکال کر اسے منہ چڑھاتی، اور پھر دونوں کہکا مار کر ہنس پڑتے، اور اپنے کمرے میں لیٹا ہوا اعظم علی ان کے خوشیوں بھرے کہکے سنتا تو اس کا دل اطمینان سے بھر جاتا۔ اور سارم کی عادت تھی کہ ہفتہ 10 دن میں جب بھی اس کا موڈ ہوتا وہ اعظم علی کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا۔ اور ایک دن جب سارم اپنے باپ کے پاؤں دبا رہا تھا تو سارا بھی کمرے میں داخل ہو گئی اور اسے پاؤں دباتے دیکھ کر بولی،
ہٹو سارم، میں دباؤں گی بابا کے پاؤں۔ اور یہ سن کر اعظم علی فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے پاؤں سمیٹ کر بولا، نہیں سارا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں بابا، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ اور سارا حیرت سے بولی، دیکھو سارا، مجھ پر جذباتی دباؤ مت ڈالو، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے پاؤں دباؤ۔ ہاں بابا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سارم گردن ہلاتا ہوا بولا۔ بابا، آپ جانتے نہیں ہیں اسے، یہ بڑی چالاک ہے اور اس نے آپ کی جائیداد پر قبضہ کر ہی لیا، اب یہ آپ پر بھی قبضہ جمانے کے چکر میں ہے۔ اور اصل میں بابا یہ چاہتی ہے کہ سارم کے پاس کچھ نہ رہے۔ اب میرے پاس جنت تو ہے نہیں، اور یہ چاہتی ہے کہ جنت کا دروازہ بھی نہ رہے۔ بابا آپ لیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ کون چھینتا ہے مجھ سے جنت کا دروازہ۔ او شیطان کے بچے! اور اعظم علی مسکرا کر کہا، سارا تم اس کی بات کا برا نہ ماننا۔ اس سے پہلے کہ سارا کوئی جواب دیتی، سارم بولا، بابا آپ ایک بات تو مانیں گے کہ عورت ہوتی ہے فساد کی جڑ، اور دیکھیں اس نے کس خوبصورتی سے ہمارے درمیان جھگڑا کرا دیا۔ اوے گدھے! اعظم علی نے اسے پھر ڈانٹا۔ بابا صرف گدھا میری شان کے خلاف ہے، ہاں اگر آپ اس کے آگے پیچھے بچہ لگا دیں تو پھر میں قبول کر لوں گا، اور ویسے بھی بابا میں ابھی بچہ ہوں، پورا گدھا کہاں ہوں۔ اور سارم بڑی معصومیت سے بولا، اور سارا کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ بس وہ رات اعظم علی کے لیے آخری رات تھی، اور سارم کا جنت کا دروازہ اس رات ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اور رات کو جانے کس وقت اس کا دل آپے سے باہر ہوا اور یوں اعظم علی سوتے میں چل بسا۔ باپ کی موت کے بعد سارم اور سارا اس گھر میں دل نہ لگا، اور انہوں نے دونوں فلیٹ اور مکان بیچ کر ناظم آباد میں ایک بڑا مکان لے لیا اور ایک چھوٹی گاڑی خرید لی اور کچھ نئی چیزیں خرید لیں۔ اب اس نے پروڈکشن کی طرف توجہ دی اور اس نے محسن نقوی سے بات کر لی۔ وہ اپنے ہی ادارے کے لیے کمرشل فلمیں پروڈیوس کرنے لگا، اور وہ رائٹر تو وہ تھا ہی، ساتھ میں ایڈیٹنگ بھی سیکھ لی، اور فوٹوگرافی کا اسے شوق تھا، اور بندہ رائٹر اور ایڈیٹر ہو تو پھر اسے ڈائریکٹر بنتے دیر نہیں لگتی۔ اب اس نے پروڈکشن کا دائرہ وسیع کیا تو کچھ ڈاکومنٹری فلمیں بنائیں۔ 3-4 سال بعد اس نے اشتہاری دنیا سے باہر قدم نکالے اور الیکٹرانک میڈیا کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک ٹی وی چینل کے لیے اس نے مختلف کام کیے، اور ساتھ میں کاس باز 3 کا بھی کام کرتا رہا، اور وہ محسن نقوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی محسن نقوی یہ چاہتے تھے کہ وہ انہیں چھوڑ کر جائے۔ تاہم وہ اس کی ضرورتوں سے بھی واقف تھے، لہٰذا اس کے بیشتر مستقبل اور اپنے ادارے کے مفاد میں جو بھی ممکن ہوتا سارم کے ساتھ رعایت برتتے رہتے۔ سارم اب اتنا کما لیتا تھا کہ دونوں جانوں کے لیے بہت تھا، اور گھر اپنا تھا، گاڑی تھی، اور گھر میں ہر آسائش موجود تھی۔ ملک کے تمام تفریحی مقامات پر ہو آئے تھے، اور دوست احباب تھے، اور سارا کا چھوٹا بھائی ظفر اسے فون پر بات کر لیتا تھا۔ اب وہ مراد علی خان کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹا رہا تھا، اور اس نے کئی بار سارا کو آفر کی، باجی آپ کو جب بھی پیسے کی ضرورت ہو مجھے بتانا، اور سارا نے اس کی پیشکش کو ہمیشہ سختی سے مسترد کر دیا۔ ظفر تم جانتے ہو کہ اس گھر میں مجھے سب کچھ حاصل ہے، اور پھر میں اپنے باپ کے پیسوں کی کیوں خواہش کروں، ایسے باپ کی جس نے اپنی اکلوتی بیٹی کو گھر سے کسی فالتو بلی کی طرح نکال باہر کیا۔ یہ حقیقت تھی کہ سارا کو پیسے سے بالکل لگاؤ نہ تھا، اور وہ ایک خوشحال گھرانے کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اگر اسے اس سے کم درجے کی زندگی بھی گزارنا پڑتی تو وہ ہنسی خوشی گزار لیتی۔ اسے پیسہ نہیں، سچی محبت چاہیے تھی جو اسے میسر تھی۔ البتہ اس کی زندگی میں ایک کمی ضرور تھی، اسے بچے کی شدید خواہش تھی، اور وہ بچے کے لیے تڑپ کر رہ جاتی۔ بچے کے سلسلے میں اس نے کیا کیا جتن نہ کیے، لیکن اب تک کامیاب نہ ہو سکی۔ اور اسی طرح 7 سال گزر گئے، اور انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ شادی کو اتنے سال ہو چکے ہیں۔ ملک میں اب ٹی وی چینلوں کی تعداد بڑھنے لگی، اور سارا نے اسے مشورہ دیا کہ ٹی وی کے چھوٹے موٹے پروگرام چھوڑ کر ڈرامے کی طرف توجہ دے اور کوئی بڑا ڈرامہ سیریل بنائے۔ ڈرامہ سیریل کے لیے بڑی رقم کی ضرورت تھی۔ تب دونوں نے طے کیا کہ یہ مکان بیچ دیا اور کسی کرائے کے مکان پر چل کر رہا جائے، یا کوئی چھوٹا مکان خرید لیا جائے۔ اور سارم نے فوراً مکان کا سودا کر لیا، اور اسی اثنا میں سارن کو اس عجیب زدہ مکان کا پتہ چلا تو اس نے جبار ناصر سے ذکر کیا، اور مکان سستا مل رہا تھا، اور اس لیے سارم نے یہ مکان خرید لیا، اور اپنا مکان بیچ کر جو رقم باقی بچی اسے ایک پروڈکشن ہاؤس کھول لیا۔ سارم اور سارا کی شادی کو 7 سال ہو گئے تھے، اور وہ دونوں ایک دوسرے پر پہلے کی طرح جان دیتے تھے۔ ایک محرومی ضرور تھی، اور ان کے گھر کے آنگن میں کسی ننھے بچے کے قدم نہیں پڑے،
लेकिन इस महरूनी ने कभी आपस की मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं डाला था। मुराद अली का ख्याल था कि सारा को तरक्की का जीना बनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और सारा उसके घर की जीनत थी, उसके दिल का करार थी और वह सिर्फ उसकी थी और उसके लिए थी। सारा ने अपने बाप से बड़े यकीन से कहा था, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हुआ था और सारा ने मोहब्बत के साथ उसे एक वकार भरी ज़िंदगी दी थी। और जब ज़फ़र का फ़ोन आया कि डैडी के दिल का दौरा पड़ा है और वो अस्पताल में है और सारा को देखना चाहती हैं, तो सारा ने अपनी और बाप की तौहीन को भुलाकर सारा को अस्पताल चलने के लिए राज़ी किया और वो चाहता तो बड़ी आसानी से अपना और अपने बाप की तौहीन का बदला ले सकता था। सारा 7 साल के बाद अपने बाप से मिलने जा रही थी और उसके दिल की अजीब कैफियत थी। बाप के साथ गुजरी हुई ज़िंदगी की झलकियाँ उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थीं। सरम गाड़ी चलाते हुए बार बार सारा के चेहरे की तरफ देख लेता और वो गुमसुम बैठी थी। सारम उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे हौसला देता, सारा परेशान मत हो, वो खतरे से बाहर हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। और सारा खोई खोई आंखों से सारम की तरफ देखती और उन तसल्ली उम्मीद लफ्ज़ों के लिए सारम की ममनून होती। अस्पताल पहुंचे तो ज़फ़र आईसीयू के बाहर ही बेकरारी से टहल रहा था। सारा सारम को देखकर उनकी तरफ तेजी से आया और ये लोग भी उसकी तरफ बेकरारी से बढ़े। सारा ने ज़फ़र का हाथ पकड़कर पूछा, कहाँ हैं डैडी? बाजी वो आपका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे और बार बार पूछ रहे थे। सारा नहीं आई और अभी तक क्यों नहीं आई? और मैं उन्हें तसल्ली दे रहा था बाजी, बस आने ही वाली होंगी। और मैंने उन्हें तसल्ली दी, जाने कब आएगी वो और मेरे पास वक़्त कहाँ है। इतना कहा और फिर अचानक उनकी हालत बिगड़ने लगी और फ़ौरन उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया और वो वहीं हैं। और ज़फ़र वहाँ चलें, सरम ने कहा और सारा का हाथ थाम कर तेज़ तेज़ ऑपरेशन थिएटर की जानब लपका। ऑपरेशन थिएटर से उसी वक्त एक डॉक्टर बाहर आया और ज़फ़र ने आगे बढ़कर उससे पूछा, डॉक्टर डैडी कैसे हैं? उन्हें बताइए कि बाजी आ गई है। सॉरी मिसेस ज़फ़र, अब वो कुछ सुनने के काबिल नहीं रहे और हम उन्हें नहीं बचा सके। डॉक्टर इतना कहकर आगे बढ़ गया। ओह! ज़फ़र की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और सारा के मुंह से बेअख्तियार सिसकी निकली। ओह डैडी, आपने मेरे आने का इंतज़ार भी ना किया। और सारम ने दोनों बहन भाइयों को अपने बाजुओं में ले लिया और उसे इस बात का शदीद दुख था कि जाते हुए बाप बेटी आखिरी मुलाकात न कर सके। और जाने मुराद अली खान क्या कहना चाहता था, क्या सुनना चाहता था, ना कह सका और ना सुन सका। जुमेरात आई तो इसरार नासर का सुबह सुबह फ़ोन आ गया, सरम भाई याद है ना, आज शाह साहब को घर लाना है। हाँ यार मुझे याद है। इसरार, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम शाह साहब को टैक्सी में बिठा कर ले आओ? सरम ने पूछा। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन बेहतर यही है कि आप भी साथ हों, इसरार नासर ने मशवरा दिया। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया और फिर तुम मेरा सोहराब गोट पर इंतज़ार करो, मैं गाड़ी लेकर पहुंच जाता हूं। और सरम ने फिर उससे वक़्त तय कर लिया और वो दोनों आस्ताना कमालिया पहुंच गए। घर के नज़दीक पहुंचकर सरम ने गाड़ी का बहारन दिया और अभी उसने गाड़ी सीढ़ियों के सामने खड़ी ही की थी कि घर का दरवाज़ा खुला और शाह साहब सफ़ेद कुर्ते पाजामे में मलबूस गेट से बरामद हुए और सीढ़ियाँ उतर कर गाड़ी की तरफ बढ़े। गेट से निकलते ही किसी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और उन दोनों में से कोई न देख सका कि दरवाज़ा किसने बंद किया। इसरार नासर और सारम दोनों ही गाड़ी से बाहर आ गए और इसरार नासर ने गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोलकर शाह साहब को आगे बैठने का इशारा किया। जब वो अगली सीट पर बैठ गए तो इसरार नासर खुद पिछली सीट पर बैठ गया। शाह साहब चलें और सारम ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर इजाज़त चाही। हाँ भाई चलो, अब यहाँ खड़े रहकर क्या करना है? शाह साहब ने कहा। अभी उसने गाड़ी स्टार्ट ही की थी कि उसकी जेब में पड़े हुए मोबाइल की घंटी बजी और सारम ने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल कर फ़ोन की स्क्रीन को देखा। किसका फ़ोन है? इसरार ने पूछा। ये तो सारा का फ़ोन है, अल्लाह रहम करे। और सारम ने फ़िक्रमंद होकर मोबाइल से अपना कान लगा लिया। हाँ हेलो सारा, खैरियत? सारम ने बेचैनी से पूछा। आप कहाँ हैं इस वक्त? उधर से सारा ने बेकरारी से पूछा। घर पर हैं, बस निकल रहे हैं। सरम जल्दी आएँ, इसकी आवाज़ में लर्ज़श थी। हुआ क्या, कुछ बताओ तो। खाला सजो बेहोश हो गई हैं। और सारा ने घबराहट भरे लहजे में कहा। अच्छा 1 मिनट। और सरम ने मोबाइल कान से हटाकर शाह साहब को घर की सूरत हाल बताई। मुर्दार खोर और अपनी खबासत से बाज नहीं आया और शाह साहब ने गुस्से से कहा और फिर सारम से मुखातब होकर बोले, अपनी बेगम से कहो परेशान ना हो, हम आ रहे हैं और बेहोश आने वाली हमारे वहाँ पहुँचने से पहले उठकर बैठ जाएगी।
सारम ने शाह साहब की कही हुई बात सारा के गोश गुजार कर दी। सारम ने शाह साहब की कही हुई बात सारा के गोश गुजार कर दी। ठीक है सारम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और यह कहकर सारा ने फोन बंद कर दिया। सारम ने मोबाइल ऑफ करके जेब में डाला और स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी कच्ची सड़क पर ले आया। और कच्ची सड़क खत्म होते ही गाड़ी सुपर हाईवे पर आ गई और सारम ने स्पीड बढ़ाई। गाड़ी हवा से बातें करने लगी और सारम की कोशिश थी कि वह जल्द अज जल्द घर पहुंच जाए। भाई गाड़ी आहिस्ता चलाएं, ऐसा ना हो कि हम घर ही ना पहुंचे, शाह साहब ने तंबीह की। जी बेहतर, सारम ने सआदतमंदी से कहा और गाड़ी की स्पीड मुतद्दल कर दी। और गाड़ी में खामोशी छाई थी और सब अपनी अपनी सोच में सरगर्दा थे। सारम को अपनी बीवी की फिक्र थी और शाह साहब उस शरी मखलूक के बारे में फिक्रमंद थे। इसरार नासिर पीछे बैठा उस खूनी पंजे के बारे में सोच रहा था जिसे शाह साहब ने कैंची से काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था और उससे कहा था कि वो कागज में लिपटे इस पंजे को रास्ते में कहीं फेंकता जाए। लेकिन उसने इस कागज की पुड़िया को फेंकने की बजाय हिफाजत से अपने बटमे में रख लिया था। शाह साहब को अचानक जाने इस पंजे का कैसे ख्याल आया और उन्होंने पलट कर पीछे देखा और इसरार नासिर से मुखातब होकर बोले, क्यों मियाँ, तुमने वो पंजा और राख फेंक दी थी? जी शाह साहब, और मैंने वो कागज में बंधा हुआ पंजा और राख फेंक दी। इसरार नासिर ने सरासर झूठ बोला। अच्छा, और शाह साहब ने बड़े खींच कर अच्छा कहा और उनका लहजा बताता था कि उन्होंने इसरार के बयान पर यकीन नहीं किया। वो कुछ देर खामोश रहे और इसरार नासिर दिल ही दिल में दुआ मांगता रहा कि उसका झूठ पकड़ा ना जाए। और जब कुछ वक्त गुजर गया तो इसरार को यकीन हो गया कि शाह साहब ने उसकी बात पर यकीन कर लिया है। उसे इस एहसास से यक गुना सकून हुआ कि वो पुश्त लगाकर आराम से पांव फैलाकर बैठ गया। और शाह साहब ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और अपनी चमकीली आंखों से मुसलसल इसरार को देखते रहे और इसरार उनसे आंखें ना मिला सका और उसने अपनी आंखें फौरन झुका ली। मियाँ, वो आपके गुरु का क्या नाम है? मेरे गुरु? और इसरार नासिर ने हैरत से सवाल तो किया, लेकिन शाह साहब के मुंह से गुरु का लफ्ज़ सुनते ही उसके अंदर से जान निकलने लगी। अरे भाई, वो महबूब आपके कदमों में असली आमिल जिन्नात कौन से बाबा हैं? और वह शाह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, और हमें उनका नाम याद नहीं आ रहा। अब इसरार के लिए कोई जाए मुफर ना रही और सारम उन दोनों का मुकालमा बड़े गौर से सुन रहा था और अपने तौर पर मैनी अखज़ करने की कोशिश में था। इसरार ने देखा कि वह अब गिर गया है तो उसने अपने बड़े मरे हुए लहजे में कहा, बाबा कंबल। हाँ बाबा कंबल। मियाँ, ये तुम्हारे बाबा हमारे पास आया था और शाह साहब मुझे हाज़री सिखा दे। अब बोलो बताओ, हम उसे कैसे हाज़रात सिखा देते? हाज़रात सीखना इतना ही आसान है क्या? और इसरार ने इस इंकशाफ पर चौंक कर शाह साहब की तरफ देखा। देखो मियाँ, तुम किस चक्कर में पड़े हो? तुम्हें मालूम है कि जादू सीखना और सिखाना दोनों कुफर हैं। मियाँ, और मुसलमान के बच्चे हो तो मुसलमान ही रहो, काफर ना बनो। और शाह साहब का लहजा तलख हो गया। सारम भाई, गाड़ी रोकना। और इसरार नासिर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्यों खारियत? और सारम ने गाड़ी रोकने बजाय उससे पूछा, मैं यहाँ उतर जाऊं और मुझे एक काम याद आ गया है। उसके लहजे में बेयकीनी थी। नहीं इसरार, मेरे साथ घर चलो। सारम ने इसरार किया। सारम मियाँ, ये हमारे साथ कहाँ घर जाएंगे? ये जादू सीखने के चक्कर में हैं। और इन्होंने वो खूनी पंजे के कटे हुए टुकड़े और जले हुए कपड़े की राख अपने महाराज बाबा कंबल को पहुंचा दी है, शाह साहब ने हंसकर कहा। और इस इंकशाफ पर इसरार नासिर पानी पानी हो गया और उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग गया और हाथ पैरों में लर्जिश पैदा हो गई और उसकी जुबान गंग हो गई और कुछ बोला ना गया। भाई, ये अगर हमारे साथ नहीं जाना चाहते तो इन्हें यहीं उतार दो, शाह साहब ने सारम से मुखातब होकर कहा। नहीं नहीं सारम भाई, मैं आपके साथ चलूंगा, इसरार नासिर घबरा कर बोला। मियाँ, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हो? इस जादूवादी में कुछ नहीं रखा। यह खुला शिरक है और नीरी तबाही का रास्ता। अब भी वक्त है, लौट आओ। अगर वापस ना लौटे तो मिट जाओगे, और वैसे हमें तो तुम मिटते ही नजर आ रहे हो, शाह साहब ने संजीदगी से कहा। सारम इसरार नासिर के बारे में कुछ नहीं जानता था। बस उसे इतना ही मालूम था कि वह जब्बार का छोटा भाई है और उसके साथ ही रहता है और कराता कराता कुछ नहीं और बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास किया है। जब्बार कोशिश करके कहीं छोटी मोटी मुलाजमत दिलवा भी देता तो वह 2-4 माह काम करके छोड़ देता। और ये बात तो जब्बार ने उसे भी बताई थी कि वह पीरों फकीरों के चक्कर में रहता है, लेकिन ये बात आज ही उसे पता चली कि वो जादू सीखने के चक्कर में है और उसने बाबा कंबल को अपना गुरु बनाया हुआ है।
सारम ने तय कर लिया था कि वो जब्बार को आज की गुफ्तगू से ज़रूर आगाह करेगा ताकि वो इसकी तबाही के रास्ते से रोके, और ये वो रास्ता था जिस पर चलकर ईमान तो हाथ से जाता ही था, साथ ही दोज़ख की आग हमेशा के लिए मुकद्दर बन जाती। सारम नहीं चाहता था कि उसके दोस्त का भाई कुफर की हालत में मरे और हमेशा आग में जलता रहे। सारम के घर से निकलते ही सारा ने सोचा कि जल्दी जल्दी घर से काम निपटा ले, और उसने खाला सज्जो को साफ सफाई पर लगा दिया और खुद किचन में चली गई। किचन में था ही क्या समेटने को और नाश्ते के 2-4 बर्तन, और उसने खाला सज्जो का इंतजार किए बगैर खुद ही धो डाले और फिर दोपहर के खाने के बारे में सोचने लगी। मुमकिन है कि शाह साहब भी खाने में शरीक हो जाएं और इसलिए कुछ बेहतर ही पकना चाहिए। उसने खाला सज्जो से मशवरा करके दोपहर के खाने का तय कर लिया, और सारा को अंदाज़ा था कि सारम कितनी देर में शाह साहब को लेकर आ जाएगा, और इसी हिसाब से वो चाहती थी कि शाह साहब आए तो घर साफ सुथरा हो चुका हो। अब उसने सोचा कि हो सकता है शाह साहब ऊपर भी जाएं, और इसलिए ऊपर का पोर्शन भी साफ रहना चाहिए। और सारा बेडरूम की चाबी लेकर ऊपर चली गई, और सारा खाला सज्जो कहती गई, खाला ऊपर आ जाना। अच्छा बीबी मैं आती हूँ, तुम चलो। और वो लाउंज रूम की सफाई में लगी थी। सारा जीने के ऊपर का दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलते ही उसे शदीद बदबू का भभका महसूस हुआ, और उसने जल्दी से अपनी नाक पर दुपट्टा रख लिया, और ये गोश्त सड़ने की बू थी। वो तज़्ब-ज़ब में पड़ गई, ऊपर के बेडरूम में जाए कि नहीं, और इतने में नीचे से खाला सज्जो की चीख सुनाई दी, और ये ऐसी चीख थी कि सारा का दिल दर्द उठा, और उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने खाला सज्जो का गला दबा दिया हो या गले पर छुरी फेर दी हो। बड़ी दिल खराश चीख थी, और सारा ने ऊपर जाने का इरादा मुलतवी किया और धड़ाधड़ जीना उतरती हुई लाउंज में आ गई। और खाला सज्जो जीने के दरवाजे के सामने ही कालीन पर गठरी बनी पड़ी थी, और उसने खाला सज्जो को सीधा किया। वो तो बेहोश हो चुकी थी, और सारा ने अपने हवास बहाल रखे, और उसने खाला सज्जो के हाथ पांव मले, लेकिन वह होश में ना आई। तब उसने फ्रिज से ठंडी बोतल निकाल कर खाला सज्जो के मुंह पर पानी के छींटे मारे और उसे आवाज़ें दी, खाला सज्जो उठो, होश में आओ। लेकिन उस पर ठंडे पानी के छींटों का कोई असर ना हुआ और ना आवाज़ों का। और सारा ने घड़ी देखी। उसके अंदाजे के मुताबिक सारम शाह साहब के ठिकाने पर पहुंच चुका होगा या वापस आ रहा होगा। बेहतर होगा कि उसे घर की पोजीशन बता दी जाए, और सारा ने फ़ोन करके सारम को बता दिया कि खाला सज्जो बेहोश हो गई है। और उधर से सारम का जवाब आया कि फ़िक्र मत करो, हम आ रहे हैं और हमारे आने तक होश में आ जाएंगी। सारा इस कॉल के बाद मुतमिन हो गई और उसके पास बैठकर उसे मुसलसल होश में लाने की कोशिश करने लगी। 5-10 मिनट गुजरे होंगे कि खाला सज्जो एकदम उठकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ बीबी? और वो कुछ इस तरह उठी कि सारा परेशान होकर पीछे हट गई और बोली, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ था, बेहोश क्यों हो गई थी? मैं बेहोश हो गई थी। और खाला सज्जो तअज्जुब से बोली, और कुछ इस तरह जैसे उसे अपनी बेहोशी का यकीन ना आया हो। हाँ, और ना सिर्फ तुम बेहोश हो गई थी बल्कि चीखी भी थी, और कुछ इस बुरी तरह जैसे तुम्हारा किसी ने गला दबा दिया हो, और मैं ऊपर से परेशान होकर दौड़ती हुई आई तो देखा तुम बेहोश थी। बीबी मुझे तो कुछ याद नहीं, बस इतना ज़रूर हुआ कि काम करते करते अचानक आंखों के सामने स्याह पर्दा सा आ गया, और फिर फौरन ही आंखों का अंधेरा दूर हो गया। और वो आंखों का अंधेरा फौरन ही दूर नहीं हुआ, तुम्हें होश में आने में 10-15 मिनट लगे होंगे, और पानी की पूरी बोतल मैंने छींटे मार मार कर खाली कर दी। ए हाय बाबा! और खाला सज्जू ने अपनी कीमती कमीज की तरफ देखा, और तुमने तो मुझे पूरा भिगो ही दिया। फिर क्या करती खाला, तुमने मुझे डरा ही दिया था। और सारा उठते हुए बोली, अच्छा अब तो तुम्हारी तबीयत ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं? नहीं बीबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मुस्कुराकर बोली। बस तो फिर काम निपटा लो जल्दी जल्दी, और वो लोग आने वाले होंगे। सारा ने बताया, और काम तो निमट गया, बस ऊपर का बेडरूम रह गया है, और वो मैं करके आती हूँ, खाला सज्जो ने कहा। और मैं भी चलूंगी तुम्हारे पास। सारा नहीं चाहती थी कि वो अकेली ऊपर जाए। आ जाए फिर। और खाला सज्जो बोली। वो दोनों ऊपर पहुंची, और इस मर्तबा किसी किस्म की बदबू महसूस ना हुई। और खाला सज्जो ने सारा से चाबी लेकर ऊपर का कमरा खोला, और अभी दरवाज़ा खोला ही था कि एकदम बदबू का भभका आया, और सारा ने फौरन अपना मुंह पर दुपट्टा रख लिया। और ये कैसी बदबू है, शायद अंदर कोई चूहा वगैरह मर गया है। और खाला सज्जो ने अपना ख्याल जाहिर किया और दरवाजे में से दाखिल हुई। अंदर कोई चीज़ नजर ना आई, और बदबू भी फौरन ही गायब हो गई।
खाला सजो जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने लगी और इतने में कॉल बेल की आवाज़ आई। मेरा ख्याल है कि वो लोग आ गए और सारा उस खिड़की की तरफ बढ़ी जहां से गेट के बाहर का मंजर साफ दिखाई देता था और वह तीनों दरवाजे पर खड़े थे। सारा ने शाह साहब को गौर से देखा और फिर वो खाला सज्जो की तरफ देखकर बोली, खाला सज्जो जाओ जल्दी गेट खोलो। और खाला सज्जो दरवाजे की तरफ बढ़ी और अचानक खिड़की का शीशा टूटने की आवाज़ आई और यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने शीशे पर भारी चीज़ मारी हो और पहले ठक की आवाज़ आई और उसके बाद शीशा टूट कर गिरने की। खाला सज्जो फौरन पलट कर आई और उसने सारा का हाथ पकड़ा और बोली, आओ बेबी मेरे साथ नीचे चलो। और सारा खामोशी से उसके साथ चल दी। नीचे पहुंचकर सारा कुर्सी खिसकाकर बैठ गई और खाला सज्जो बाहर का दरवाज़ा खोलने चली गई। गेट खोलते ही सबसे पहले सारम अंदर दाखिल हुआ और फिर शाह साहब और उसके बाद इसरार नासर। खाला ठीक हो और खाला को गेट पर देख कर सारम को इत्मीनान हुआ और वो शाह साहब के कहने के मुताबिक होश में आ गई थी। जी साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और खाला सज्जो पुरसकून थी। शाह साहब ये खाला सज्जो हैं जो हमारे साथ ही रहती हैं। और सारम ने घर की तरफ बढ़ते हुए कहा। शाह साहब ने एक नज़र खाला सज्जो को देखा, बोले कुछ नहीं। सारम आगे था और अचानक उसकी नज़र फर्श पर पड़े हुए शीशे के टुकड़ों पर पड़ी और बेइख्तियार उसने ऊपर देखा और ऊपर के बेडरूम की खिड़की का एक शीशा टूटा हुआ था। अरे ये शीशा कैसे टूटा? और सारम ने खाला सज्जो से पूछा जो सबसे पीछे चल रही थी। साहब अभी टूटा है और मैं बीबी के साथ सफाई करने ऊपर गई थी, खाला सज्जो ने बताया। औरत को बेहोश करके खिड़की का शीशा तोड़ के क्या समझ रहा है? हम डर जाएंगे। और शाह साहब के लहजे में गुस्सा था। क्यों भाई इसरार क्या कहते हो? जी शाह साहब आप ठीक फरमा रहे हैं और आपको डराना कोई आसान काम तो नहीं। और सारम ने शाह साहब को ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद अंदर चला गया। सारा उसे देखते करीब आई और आहिस्ता से बोली, सारम ऊपर की खिड़की का शीशा खुद ब खुद टूट गया। हाँ हमने देख लिया, बाहर शीशे के टुकड़े पड़े हैं, सारम ने लापरवाही से कहा। और कोई बात नहीं। और अभी ये दोनों खड़े बात ही कर रहे थे कि सारा ने इसरार को बाहर जाते देखा और उसने सारम को मुतवज्जा किया, इसरार बाहर क्यों गए हैं? और सारम तेजी से बाहर की तरफ लपका और उसने देखा कि खाला सज्जो झाड़ू से शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों को समेट रही है और उन्हीं टुकड़ों में से जो सबसे बड़ा टुकड़ा था वो इसरार ने उठा लिया और सारम की तरफ देखकर बोला, शाह साहब ने मंगाया है। अच्छा, सारम ने कहा और वो दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। भाई इस शीशे को यहाँ मेज़ पर रख दो और इसे हम जाते हुए साथ ले जाएंगे, शाह साहब ने कहा। इसरार नासर ने वो शीशे की मेज़ पर रख दिया। सारम साहब हम घर देखना चाहेंगे। और शाह साहब ने शीशे के टुकड़े को देखते हुए कहा, आइए शाह साहब। और सारम ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। शाह साहब बाहर आए तो सारा सामने ही खड़ी थी और सारम ने सारा की तरफ इशारा करते हुए कहा, शाह साहब ये सारा है मेरी बेगम। और शाह साहब ने सारा को देखते ही कहा, माशाअल्लाह। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और चंद लम्हे आंखें बंद करके खड़े रहे और उसके बाद अचानक आंखें खोलकर सारा को दोबारा देखा और अजीब से लहजे में बोले, बेटा आपको सब्र करना होगा। और सारम फौरन बोला, शाह साहब ये बड़ी साबर खातून हैं। शाह साहब ने जाने क्या कहा और सारम जाने क्या समझा, लेकिन इस जुमले को सुनते ही सारा पर गहरी उदासी छा गई और वो उस उदासी की वजह नहीं समझ सकी। सारम सबसे पहले शाह साहब को जीने की तरफ लेकर बढ़ा और शाह साहब की उम्र 70 से कम न थी, लेकिन उनकी कमर में कोई खम न था और बिनाई भी ठीक थी। आंखों पर कोई चश्मा ना था और वो पूरे इत्मीनान से जीना चढ़कर ऊपर पहुंचे और उन्होंने छत के कद आदम दीवार के साथ एक चक्कर लगाया और बेडरूम के दरवाजे के सामने आन खड़े हुए। सारम ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और वो अंदर दाखिल हुए और उनके होंठ हिल रहे थे और गालबन वो कुछ पढ़ रहे थे। सारम और इसरार नासर उनके पीछे दाखिल हुए। कमरे के बीच में खड़े होकर उन्होंने शहादत की उंगली बुलंद की और उंगली की पूर पर फूंक मारी और बहुत तेजी से बाहर निकल आए। दरवाज़ा बंद कर दें, ताला लगा दें और 3 दिन तक इस कमरे में कोई दाखिल ना हो, शाह साहब ने हुक्म दिया। जी बेहतर। और सारम ने दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया। नीचे चले और उन्होंने कहा और फिर सबसे पहले खुद सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुंचे और उसके बाद उन्होंने पूरा घर देखा। घर का हर कमरा, हर कोना खुदरा छान मारा। लाउंज के दरवाजे से घर के बाहर निकल गए और बाहर के पूरा चक्कर लगाया और फिर अंदर आ गए और लाउंज के दरमियान में खड़े होकर बोले, यहाँ एक कुर्सी डालें। और सारम ने डाइनिंग टेबल के नीचे एक कुर्सी खींची और शाह साहब के पास रख दी। शाह साहब जीने के दरवाजे की तरफ रुख करके कुर्सी पर बैठ गए
اور انہوں نے زینے کے دروازے پر نظریں جما لی جو کھلا ہوا تھا اور 2-3 سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ آپ سب لوگ ڈرائنگ روم میں چلے جائیں یا کہیں اور، بس یہ جگہ خالی کر دیں، اور شاہ صاحب نے حکم دیا۔ سارا اور خالہ سجو بیڈ روم میں چلی گئیں اور سارم اور اسرار ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے اور شاہ صاحب الونج میں تنہا رہ گئے اور وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیے اور آنکھیں زینوں کے کھلے دروازے پر جما دیں اور کچھ پڑھنے لگے۔ شاہ صاحب بڑے سنجیدہ نظر آ رہے تھے اور ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھ کر سارم نے اسرار سے کہا، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے بڑی توجہ سے پورا گھر دیکھا۔ اسرار بولا، اوپر کا کمرہ 3 دن کے لیے بند کروا دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں کچھ ہے۔ سارم نے کہا، ہاں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے سارم بھائی، بس آپ بے فکر ہو جائیں، اور یہاں جو کچھ ہے شاہ صاحب اسے ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ اور اسرار نے بڑے یقین سے کہا، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اور سارم نے پر امید انداز میں کہا، اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ اسرار ناصر نے یقین دلایا، یار اسرار، کھانے کا وقت ہونے والا ہے اور شاہ صاحب کھانا تو کھائیں گے نا؟ سارم نے پوچھا۔ ارے سارم بھائی، یہ غضب مت کر دیجیے گا، وہ کہیں جا کر کھانا تو بڑی بات ہے، چائے بھی قبول نہیں کرتے، اور آپ ان سے کھانے و دانوانے یا چائے کی بات ہرگز مت کیجیے گا ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اسرار نے تنبیہ کی، اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا، ورنہ میں کھانا کھانے پر ضرور اصرار کرتا، سارم نے کہا۔ اور ادھر سارا اور خالہ سجو محو گفتگو تھی اور انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا تاکہ ان کی گفتگو کی آواز الاؤنج میں نہ جائے، اور سارا بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراد خالہ سجو کے سامنے بیٹھی تھی۔